हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। तो कल हम लोग ने देख लिया था पीएमएमसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसका कंस्ट्रक्शन देख लिया था, ठीक है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं, वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका जो इक्वेशन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने यही देखा था कि ये आपका पीएमएमसी का इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो आयरन कोर होता है और ये बिल्कुल मतलब स्टैटिक पार्ट होता है। ये किसी भी तरीके का ये मतलब कि ये मूव नहीं करता, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है कि ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है और ठीक है। और एल्युमिनियम का जो फ्रेम है वो कॉपर के लिए बेस का काम करता है और इसी के चारों कॉपर कॉइल को क्या होता है, वाउंड किया हुआ रहता है, क्लियर। यहाँ पे स्प्रिंग अटैच है। स्प्रिंग का मेन काम क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना। यह है ज्वेल्स बियरिंग। ये बियरिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। और कल हम लोग ने देखा था कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो एल्कोमैक्स या एलनिको का बना हुआ रहता है, मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। जो आपका स्प्रिंग है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है, क्लियर। ये आपका पॉइंटर है और ये आपका स्केल है। इस पर देखिए इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है और इस साइड में आपका कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। दोनों एक दूसरे को अपोजिट में लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द पीएमएमसी कंस्ट्रक्शन आर, ठीक है। कि इसमें कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको लेके हम लोग क्या करते हैं कि पीएमएमसी को का निर्माण कराते हैं। पहला है आपका मूविंग कॉइल, ओके। मूविंग कॉइल है। दूसरा है आपका मैग्नेट सिस्टम, ठीक है। तीसरा है आपका कंट्रोल स्प्रिंग सिस्टम, आपका डैम्पिंग, पॉइंटर एंड स्केल, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट हैं। अगर एग्जाम्स में आता है तो इसी तरीके से आपको लिखना है कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक तो आपका मूविंग कॉइल हो गया, मैग्नेट सिस्टम हो गया, कंट्रोल स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और आपका डैम्पिंग, पॉइंटर एंड स्केल, ठीक है। तो वन बाई वन करके इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैं चर्चा कर लेता हूँ इनके बारे में, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जाम्स में है तो आपको लिखना है क्योंकि आपको समझ के साथ साथ अच्छा स्कोर भी करना है एग्जाम्स के अंदर, क्लियर। तो देखिए आपका ये आपका जो मूविंग कॉइल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। सबसे पहला जो है कि जो जो आपका मूविंग कॉइल है वो कुछ मटेरियल का बना हुआ रहता है, वो आपका कॉपर वायर का बना हुआ रहता है, ठीक है। विथ सम टर्न्स एंड वाउंड ऑन द एल्युमिनियम फॉर्मर। मैंने पहले ही बोला कि जो आपका मूविंग कॉइल है ना वो कॉपर मटेरियल का बना हुआ रहता है और जो आपका एल्युमिनियम फॉर्मर के पे आपका क्या होता रहता है, वो वाउंड किया हुआ रहता है, ठीक है, वाउंड किया हुआ रहता है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल डिफ्लेक्ट द पॉइंटर अटैच टू इट एंड द वैल्यू ऑफ करेंट इज मेजर, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस कॉइल के अंदर जब करंट का फ्लो कराते हैं तो उससे क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट होता है। और उसकी वजह से जो आपका ये जो स्केल है वो मूव करता है, ठीक है। और ठीक है, पॉइंटर मूव करता है, ठीक है। और देन हम लोग का हमको जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो, जैसे करंट को भी मेजर करना हो, तो इस जैसे ही पॉइंटर आपका मूव कर जाएगा, ठीक है, तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट इज मेजर्ड, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट है उसके बारे में भी हम देख आगे देखिए आपका ये आपका मैग्नेट सिस्टम है, ठीक है। मैग्नेट सिस्टम है, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेट यूज करते हैं और इस मैग्नेट का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसका जो शेप होता है ना वो यू शेप का होता है, ठीक है। यहाँ कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो हमेशा अगर पूछा जाए कि पीएमएमसी में जो मैग्नेट यूज किया जाता है उसका जो शेप किस तरीके का होता है, उसका जो शेप होता है वो यू जैसा होता है, ठीक है। और ये किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, ये एल्निको या एल्कोमैक्स मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये मैग्नेट जो होता है स्मॉल इन साइज, ठीक है। और ये क्या आता है कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो लूज नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होता है, ठीक है। और जो इसकी फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इसकी हाई होती है, ठीक है। तो अपने को दो तीन चीज़ें याद में रखनी है कि इसमें जो हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं उसका शेप कैसा होता है, यू शेप का होता है। किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, एल्निको या एल्कोमैक्स, ठीक है। ठीक है, इसका जो फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्लियर। और इसका जो साइज होता है स्मॉल साइज होता है, इजीली हम लोग इसको अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इट
कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और उसका मेन काम क्या है, विच प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट कर लें, देख लें, ठीक है। तो मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, और परमानेंट मैग्नेट हम इसलिए यूज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, दिस मैग्नेट आर यू सेफ, ठीक है। पहले ही बोला कि जो इस तरीके का मैग्नेट यूज हो रहा है उसका शेप कैसा होता है, यू शेप होता है, एंड मेड ऑफ एल्निको एंड एल्कोमैक्स, ठीक है। और पूछा जाए किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो एल्निको या एल्कोमैक्स मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। आगे देखिए, देयरफॉर they can withstand high external magnetic field and don't lose their magnetization, ठीक है। तो इस तरीके का जो मैग्नेट यूज किया जाता है उसका जो मतलब कि विथस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये कहता है कि अपना जो मैग्नेटिक गुण है ना उसको ये खोता नहीं है, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी है इसको ये क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। और मतलब कि उसको ज़्यादा विथस्टैंड कैपेसिटी का मतलब कि उसको बना के रखता है, ठीक है। देयरफॉर दे कैन विथस्टैंड हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को विथस्टैंड करके रखता है और उसको लूज नहीं करना, होने नहीं देता, मतलब उसको खोने नहीं देता है, क्लियर। द फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर वेरी हाई ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग जो मैग्नेट यूज करते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इसके साथ ही इसका फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर पूछा जाता है कि पीएमएमसी में जो हम लोग मैग्नेट यूज किए करते हैं उसकी फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब लो होती है, हाई होती है, ठीक है, देन हमारे से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है कि पीएमएमसी में जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं उसकी फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दोनों क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। देखिए आप लोग, अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, डैम्पिंग, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने को डैम्पिंग का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑक्सीलेशन होता है, ऑक्सीलेशन के कारण क्या होता है कि ये जो आपका पॉइंटर है ना वो ऑक्सीलेट करता है, जिसके कारण अपने को एग्जैक्ट जो वैल्यू पता करनी है वो अपने को पता नहीं चल पाती है। ये अपने को काफ़ी ज़्यादा वेट करना होता है कब ये पॉइंटर अपना स्टैटिक हो जाए, स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो डैम्पिंग का मेन काम ही है कि जो आपका ऑक्सीलेशन है, ऑक्सीलेशन को रिमूव कर देना, ठीक है, वाइब्रेशन को रिमूव कर देना, ठीक है। और पॉइंटर को एक जगह पे स्टैटिक ला देना जिससे अपने को जो वैल्यू है वो पता लग सके, ठीक है। तो सेम यहाँ पे डैम्पिंग टेक्निक का इसमें यूज होता है, और डैम्पिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो भी ऑक्सीलेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग रिमूव करा देते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एडी करंट डैम्पिंग हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे थे, परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ पे वहाँ पे भी हम लोग एक एल्युमिनियम डिस्क था जिसके ऊपर कॉपर कॉइल का वाउंड किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो क्या होता है कि जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है उसके कारण से पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जब पॉइंटर मूव करता है तो उसी वजह से क्या होगा कि जो डिस्क है वो आपका अंदर की तरफ जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और देन ईएमएफ की वजह से क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एडी करंट क्या करता है कि एडी करंट पे लेंज लॉ एप्लीकेबल होता है, और लेंज लॉ बोलता है कि जो कॉज है उसका अपोज करना। तो जो भी एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है कि जो पॉइंटर का मोशन है ना उसको क्या करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है, कि अपोजेज द मोशन ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। तो जब पॉइंटर के मोशन को आप क्या करेगा, अपोज करेगा, तो आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होके आपका किसी एक पोजीशन पे आकर स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। देन वही ऐसा पोजीशन होगा जो कि इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करना चाह रहा है उसके एग्जैक्ट वैल्यू होगी, क्लियर। तो ये आपका डैम्पिंग, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि डैम्पिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीलेशन वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इससे पहले डिटेल में हम लोग ने एडी करंट डैम्पिंग देखा है, उसको जाके आप डिटेल में देख लेना, क्लियर। देखिए यहाँ पे, इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एल्युमिनियम फॉर्मर मूवमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एल्युमिनियम फॉर्मर मूवमेंट, ठीक है। ये देखिए आपका जो एल्युमिनियम फॉर्मर है ना, ठीक है, इसी एल्युमिनियम फॉर्मर पे आपका क्या होता है, कॉपर कॉइल क्या होता है, लपेटा हुआ रहता है, ठीक है।
और परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स आपका प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा, जब फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और देन उसकी वजह से क्या होगा कि एडी करंट डेवलप होता है, ठीक है। और एडी करंट पे लेंज लॉ अप्लीकेबल होता है, और लेंज का नियम क्या बोलता है कि जो कॉज है उसको अपोज कर देना। तो एडी करंट क्या करेगा कि पॉइंटर के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस, डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है कैसे, ड्यू टू द एल्युमिनियम फॉर्मर मूवमेंट। जो आपका ये आपका एल्युमिनियम फॉर्मर मूवमेंट है, इसके कारण, क्योंकि इसी में आपका कॉपर कॉइल लपेटा हुआ रहता है, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि जो आपका एल्युमिनियम फॉर्मर का मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके कारण आपका डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द एडी करंट डेवलप इन द कॉइल, ठीक है, ईएमएफ जनरेट होगा। और देन जब ये आपका क्या है, एल्युमिनियम फॉर्मर बिल्कुल क्या है कि जब अगर आपका क्लोज कंडक्टर है, ठीक है, क्लोज सर्किट है, उसकी वजह से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा कि एडी करंट, इस मतलब कि कॉपर कॉइल के अंदर एडी करंट आपका क्या होगा, डेवलप होगा, एंड इट अपोज द पॉइंटर मोशन, ठीक है। और एडी करंट क्या करता है कि जो पॉइंटर का मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, क्लियर। दिस डिफ्लेक्ट द पॉइंटर टू रीच ए स्टेडी स्टेट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडी करंट जो डेवलप हुआ वो क्या करेगा, पॉइंटर के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और ये पॉइंटर को स्टेडी स्टेट पोजीशन में आपका लेके जाता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट पोजीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका कि स्टेडी स्टेट पोजीशन का मतलब होता है कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों इक्वल होता है। और यहाँ पे जो आपका पॉइंटर है बिल्कुल स्टैटिक हो जाता है एक पोजीशन पे। और देन हम लोग जो कोई भी वैल्यू को, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो मेजर करनी है, भले वो करंट हो, वोल्टेज जो भी हो, उसको हम लोग मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अगला हम लोग जो पार्ट है उसको देख, आगे देखिए आपका क्या है, पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर एंड स्केल, ठीक है। तो पॉइंट ये आपका देखिए, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, और ये आपका स्केल है। तो पॉइंटर का मेन काम क्या है कि पॉइंटर जैसे इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलता है तो उसकी सहायता से पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है इस स्केल पे। और इस स्केल पे क्या हुआ, क्या रहता है कि यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ रहता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये स्केल है, और यहाँ पे ये पॉइंटर क्या क्या होता है कि डिफ्लेक्ट करता है, मूव करता है। जहाँ भी पॉइंटर जाकर स्टैटिक हो जाएगा तो देन हमको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे जो कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो हमेशा मतलब कि इसलिए अपने को पॉइंटर और अपना हम लोग कैलिब्रेटेड स्केल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द मूविंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द पॉइंटर एंड its deflection is directly proportional to the current flowing through the coil, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है कि मूविंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द पॉइंटर, ठीक है। कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मूविंग कॉइल है वो क्या करता है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट द पॉइंटर। एंड जो आपका डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लिए होता है, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मूविंग कॉइल के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। एंड डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है कि अगर पूछा जाए कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ठीक है। तो जो आपका डिफ्लेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द मूविंग कॉइल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। और ये देखिए इट इज मेड ऑफ एल्युमिनियम। अगर पूछा जाता है कि जो आपका पॉइंटर है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। एंड इज थिन, ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है। एंड लाइट वेट, ठीक है, जो पॉइंटर होता है वो भारी नहीं होता है, ठीक है, भारी नहीं होता है। नहीं तो वो क्या कि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग नहीं कर पाएगा, डिफ्लेक्टिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पॉइंटर है वो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, थिन होता है, और क्या होता है, लाइट वेट होता है, क्लियर। आगे देखिए द स्केल इंडिकेट द रीडिंग ऑफ द मेजर करंट वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंटर मूव करेगा कि कहाँ पर मूव करेगा, अगर यहाँ कुछ स्केल ही नहीं रहेगा तो अपने को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो स्केल क्या करता है कि कोई भी करंट की वैल्यू को आपका क्या करता है, इंडिकेट करता है कि पॉइंटर जैसे मान लें कि यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर स्केल ही नहीं रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई घड़ी है, ठीक है, उसमें हम लोग बस सुई लगाते वो जस्ट लाइक वो भी पॉइंटर होता है, लेकिन उसमें हम लिखे नहीं 1 2 3 4 5 6 तो पता ही नहीं चलेगा ना कि अभी जो सुई, जो घड़ी का सुई है वो कहाँ पे गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हमको स्केलिंग करनी पड़ती है। जब तक हम स्केलिंग नहीं करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल यूज होता है और पॉइंटर की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं उसमें जो करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है वो क्या है। क्लियर, ठीक है। आगे हम लोग इसी में देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। बार बार हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे मतलब पीएमएमसी के इंट्रोडक्शन में भी हम लोग ने देखा था कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ नहीं है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि हम लोग पीएमएमसी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है और उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये करंट को हम लोग तभी मेजर कर पाएंगे जबकि आपका पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है, इस स्केल के ऊपर, ठीक है। देन तभी अपने को पता चल पाएगा कि जो कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब तक ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 या 5 है। तो अपना मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसी पॉइंटर को आपका क्या करना, डिफ्लेक्ट कराना, इसमें मोशन प्रदान करना, ठीक है। तो पीएमएमसी की बात करें तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करते हैं और वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है आपका इस पॉइंटर पे लगता है और ठीक है, और उसे आपका पॉइंटर मूव करता है इस कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर और देन अपने को पता चलता है कि करंट की वैल्यू क्या है जो उसका मतलब कि कॉइल के अंदर जो फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसका जो पीएमएमसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कुछ मिलता जुलता है मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल से, ठीक है। तो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोला कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और यही फोर्स क्या होता है आपका कहाँ पे लगता है, इस पॉइंटर के ऊपर लगता है और जिसे आपका पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और देन अपने को वहाँ से वैल्यू पता चलती है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग इसका कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। जब स्प्रिंग इसलिए भी यूज करते हैं कि जब सप्लाई नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंटर को 0 पोजीशन में लेके आएगा, ठीक है, और इसको स्टेडी स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये पॉइंटर कंटिन्यूअस धीरे धीरे करके फाइनल पोजीशन में पहुंचने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो उससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग टॉर्क भी जनरेट किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। क्लियर। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिए इधर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और यहाँ आपका क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क है। क्लियर है। तो सिंपल से इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम एज आपका मोटर, ठीक है। मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आपका क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई आपसे पूछे कि पीएमएमसी का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो सेम एज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं कि मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, यही इसी की सहायता से आपका पॉइंटर क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अभी मैंने बोला कि जो पीएमएमसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल से क्या है, मिलता जुलता है। क्लियर। व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग जैसे एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर कॉपर कॉइल क्या होता है, लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है इस कंडक्टर को, ठीक है। वही चीज को बोला गया है कि व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग इस एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर आपका कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर कोई लपेटा हुआ उसको, और कहाँ रखा हुआ है, ये आपका मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। इसके परमानेंट मैग्नेट का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आपका जो है करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ये परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा क्रिएट होता है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये परमानेंट मैग्नेट के द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। देन ए फोर्स इज एक्सपीरियंस बाई द कॉइल एंड मूव्स, ठीक है।
जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो कॉइल के द्वारा एक फोर्स फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है, और वो क्या करता है, मूव करता है। क्लियर? हेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो कि हेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कॉइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कौन सा फोर्स, वो फोर्स जो कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। ठीक है, हेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, द PMMC इंस्ट्रूमेंट आर मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। ठीक है, अगर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, और विच आर यूज्ड फॉर ओनली DC मेजरमेंट। ठीक है, जो आपका PMMC है बहुत ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से हम लोग करंट की वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, और ये किस पे वर्क करता है, ओनली फॉर DC मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर ओनली DC मेजरमेंट, हम लोग इससे AC मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है आपका वर्किंग प्रिंसिपल, इसी में हम लोग और डिटेलिंग में देखते हैं क्या है। आगे देखिए, इसका जो है इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो तरीके का मतलब कि टॉर्क, इसमें सारे टॉर्क लग रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी लग रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी लग रहा है और डैम्पिंग टॉर्क भी लग रहा है। तो डैम्पिंग टॉर्क का मेन काम क्या है कि पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करना, कंट्रोलिंग काम का मेन काम है उसको कंट्रोल करना, और डैम्पिंग का मेन काम क्या है कि इसके अंदर के ऑक्सीलेशन को रिमूव करना। ठीक है, तो अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग ने देखा था कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम किस पे वर्क करता है, तो वो आपका वर्क करता है आपका मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे। ठीक है, कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, और देन जो फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है आपका F इक्वल्स टू, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से BIL साइन थीटा। ठीक है, BIL साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, I आपका करंट है और L का है आपका लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, I आपका क्या है, अगर हम लोग I की बात करें तो I है आपका करंट। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो L का है आपका लेंथ है। ठीक है, B आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, I आपका करंट हो गया और L हो गया आपका लेंथ। ठीक है, तो देन इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तो F इक्वल्स टू होता है BIL, ठीक है, न्यूटन्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो न्यूटन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अगर हम लोगों ने मशीन पढ़ा होगा तो वहाँ से एक इक्वेशन आता है F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल से, कि अब की PMMC का वर्किंग प्रिंसिपल सेम एज मोटर प्रिंसिपल। ठीक है, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। ठीक है, तो देन हम लोग इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू BIL न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टॉर्क अपने को कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपसे टॉर्क पूछा जाता है तो वो कैलकुलेट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, तो फोर्स को हम लोगों ने F से डिनोट कर दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर दिया, आपका D से डिनोट किया। क्लियर? अब देखें यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, BIL। अब देखें यहाँ पे जो F की वैल्यू है वो कितनी है, BIL इंटू डी। क्लियर, BIL इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें इसको कुछ इस तरीके से, तो BIL L इंटू डी। ठीक है, L इंटू डी। यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या है, आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये आपका क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए BIL L इंटू डी, तो लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग इस वाले टर्म को लिख सकते हैं A। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन आ गया BIL इंटू डी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, L। ठीक है, न्यूटन मीटर। क्लियर, न्यूटन मीटर। देन अगर हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को यहाँ पे एक टर्म इसमें और ऐड कर सकते हैं
BINA, एन क्यों भैया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम फॉर्मर के ऊपर नंबर ऑफ कॉइल्स है जो कि लपेटा हुआ रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे BINA 4N टर्न्स, ठीक है, इसमें टर्न्स है, इस वजह से यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है आपका एरिया। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, बीना, BINA आपको ध्यान में रखना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू होती है बीना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको और देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू BAN इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठीक है BAN इंटू आई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पूरे टर्म को हम लोग ने क्या कर दिया, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख दिया KD, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू KD इंटू आई, ठीक है। और KD की वैल्यू कितनी है, वेयर KD इक्वल्स टू BAN। तो यहाँ पे एक रिलेशन आया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बार बार हम लोग पढ़ते आ रहा है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द मूविंग कॉइल, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन चला आया, ठीक है, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द कॉइल, ठीक है। देख लीजिए आपका फिर से आपका, ठीक है, यहाँ पे कि सबसे पहले जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल से बिल्कुल सेम है। तो फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, ठीक है। तो और फोर्स को यूनिट हमेशा न्यूटन होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BIL इंटू न्यूटन। अब अपने को क्या करना है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा आपका जो पॉइंटर है वो मूव करता है, ठीक है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं F इंटू डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F का मतलब फोर्स, ठीक है। ऑलरेडी F की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट की है BIL, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, L इंटू डी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया। अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू आ गई BIA न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, क्लियर। अब इसमें क्या है कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, कॉइल के अंदर क्या होता है n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा कि BIN, वाई बिकॉज इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, जब n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता तो देन BIA ही रह जाता। लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉपर कॉइल, कॉपर बहुत सारा n नंबर ऑफ टर्न्स यूज हो रहा है, तो देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा BINA, बीना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब बिल्कुल अपने को ध्यान में रखना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को का फॉर्मूला हो गया BINA, बीना, ठीक है, क्लियर, 4N नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क BAN इंटू आई को हम लोगों ने अलग कर लिया, और BAN को हम लोगों ने लिखा KD इंटू आई, क्लियर, वेयर KD इक्वल्स टू BAN, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द मूविंग कॉइल, ठीक है। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका करंट के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल की। आगे देखिए हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक देखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसलिए पहले ही हम लोगों ने सारा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क के बारे में पहले ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने उसी टाइम पे बोला था कि वो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे PMMC में या अदर इंस्ट्रूमेंट हम लोग जब पढ़ेंगे उसका हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो वहाँ पर मैंने डिटेलिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग क्या यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क आपका होता है KC इंटू थीटा, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट पे हम लोग चेक करें, स्टेडी स्टेट पे क्या होता है कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है KD इंटू आई, और कंट्रोलिंग टॉर्क है KC इंटू थीटा, ठीक है। तो देन यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा KD अपॉन में KC इंटू आई, क्लियर है, यहाँ से कुछ नहीं है, थीटा। और KD को हम लोग लिख सकते हैं कि BN, इससे पहले हम लोग ने देखा था कि और अपॉन में KC इंटू आई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रिलेशन निकल के चला है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट, मतलब कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखने का है, यहाँ से अपने को एक रिलेशन निकला, ठीक है। तो देन देखिए आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम लोग देखें यहाँ पे कि आपका थीटा इक्वल्स टू आपका हो गया, ये वाला एक इक्वेशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा एक सेंसिटिविटी था, सेंसिटिविटी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपका क्या किया था, कैलकुलेट किया आउटपुट अपॉन में इनपुट के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें सेंसिटिविटी होता है कि थीटा अपॉन में आई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें कि थीटा अपॉन में आई, ठीक है। तो यहाँ इधर क्या बच जाएगा BN अपॉन में KC,
ठीक है। और इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल थीटा चेंज इन डिफ्लेक्शन और चेंज इन करंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, सेंसिटिविटी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। ठीक है, अगर हम लोग बी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो आपका सेंसिटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, अगर हम लोग एरिया के इंक्रीज करते हैं तो आपका सेंसिटिविटी भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। फिर से देखिए, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो सेंसिटिविटी है वो भी आपका इंक्रीज। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि फिर अगेन कि आपका जो आपका सेंसिटिविटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द केसी। ठीक है, अगर हम लोग केसी की वैल्यू को आपका डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो सेंसिटिविटी है वो क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देन यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देन यहाँ से आपका जो है वो पीएमएमसी जो है वो पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, इसका वर्किंग देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, और इसके सारे जो इक्वेशन थे उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।